नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। हर माँ की ये चाहत होती है कि उसका बेटा या बेटी जिस भी व्यवसाय में है, जिस भी क्षेत्र में है, उसमें तरक्की करें, आगे बढ़ें, बड़े पद हासिल करें। और राजनेताओं की माएँ इसका अपवाद नहीं है। तो ऐसे में महाराष्ट्र के एक राजनेता की माँ ने ऐसी ही कोई इच्छा जाहिर की और जिसकी वजह से सियासी हलकों में खलबली मच गई। तो ये राजनेता हैं अजीत पवार और इनकी मां है आशा पवार। हुआ ये कि कल ग्राम पंचायत चुनाव के दौरान ये काटेवाड़ी में वोट डालने के लिए गई अपना, और वोट डालने के बाद में मीडिया ने इनसे बातचीत की। और उस बातचीत में मीडिया के सवाल पर इन्होंने कहा कि ये इनकी दिली इच्छा है कि अपने बेटे को वो मुख्यमंत्री बनते हुए देखें, यानी अजीत पवार को मुख्यमंत्री बनते हुए देखें। उनका कहना था कि अजीत पवार को सभी पसंद करते हैं और अपने जीते जी वो अपने बेटे को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आसीन होते हुए देखना चाहती हैं। तो वैसे देखा जाए तो ये कोई ऐसी चौंकाने वाली बात नहीं थी। हर माँ अपने बेटे के बारे में ऐसा ही कुछ चाहेगी, उसकी तरक्की के बारे में, उसकी प्रगति के बारे में। तो उसी तरह से अजीत पवार की माँ ने भी ये बात कही, लेकिन उनके इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में इसके सियासी मायने निकाले जाने लगे हैं और ये कहा जाने लगा है कि अजीत पवार हो सकता है वाकई में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन जाएं और ऐसे कुछ घटनाक्रम आने वाले दिनों में हो सकते हैं जिससे मुख्यमंत्री पद को लेकर उनकी दावेदारी मजबूत हो सकती है। एक बात स्पष्ट है कि अजीत पवार ने इस बात को कभी छुपाया नहीं कि उनकी महत्वाकांक्षा मुख्यमंत्री बनने की रही है। अभी हाल ही में जब उन्होंने अपने चाचा की पार्टी से बगावत की, एनसीपी से बगावत की, और उसके बाद जब मीडिया से मुखातिब हुए तब भी उन्होंने बात कबूल की कि हाँ, वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। और जगह जगह पर उनके कार्यकर्ताओं ने बैनर पोस्टर लगाए, उनकी ओर से भी बयानबाजी की गई और एनसीपी के कई वरिष्ठ नेताओं ने भी कहा कि हम अजीत दादा को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। लेकिन अजीत पवार मुख्यमंत्री बनेंगे कैसे, ये भी बड़ा सवाल है। और इसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि अगर एकनाथ शिंदे अयोग्य घोषित कर दिए जाते हैं तो ऐसे में मौका मिल सकता है अजीत पवार को। जब एकनाथ शिंदे ने पिछले साल बगावत की थी शिवसेना से, तो उसके बाद शिवसेना की ओर से स्पीकर के पास अयोग्यता की अर्जी दी गई थी कि इन्हें अयोग्य किया जाए। दल बदल कानून के तहत इन्होंने व्हिप का उल्लंघन किया है और एकनाथ शिंदे समेत 16 बागी विधायकों पर यह आरोप लगाया गया था। लेकिन उस मामले की सुनवाई रफ्तार नहीं पकड़ रही थी, तारीख पर तारीख पड़ती जा रही थी, एक के बाद दूसरी तारीख। और फिर इसी साल मई में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि स्पीकर राहुल नार्वेकर, जो कि बीजेपी के विधायक हैं, वो जल्द से जल्द इस मामले में फैसला सुनाएं। लेकिन इसके बावजूद भी तारीख पर तारीख पड़ती जा रही थी, टाल मटोल होता जा रहा था। और फिर शिवसेना उद्धव ठाकरे को वापस सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट से वो की ओर से फटकार लगाई गई और तमाम सुनवाइयों के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि 31 दिसंबर तक आपको इस मामले में फैसला सुनाना है कि इन विधायकों को आप अयोग्य घोषित कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इसके बाद अब स्पीकर साहब हरकत में आते हुए नजर आ रहे हैं और सुनवाई भी तेजी से कर रहे हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि 31 दिसंबर तक एकनाथ शिंदे की किस्मत का फैसला हो जाएगा। अगर स्पीकर उन्हें अयोग्य घोषित नहीं करते हैं तब तो सब ठीक ठाक रहेगा, जैसे सरकार चल रही है आगे चलेगी। लेकिन अगर उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाता है तो फिर सरकार गिर जाएगी। और अगर सरकार गिर जाएगी तो फिर उनकी जगह पर किसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? क्या देवेंद्र फडणवीस को? तो अगर देवेंद्र फडणवीस को ही मुख्यमंत्री बनाना था तो फिर पिछले साल क्यों नहीं बनाया गया, जब सरकार बन रही थी, जब एकनाथ शिंदे बगावत करके आए थे बीजेपी के पास और गठबंधन सरकार बनी थी, तब भी बनाया जा सकता था। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी, 105 विधायकों वाली, जबकि एकनाथ शिंदे के पास 40 विधायक ही थे।
तो ऐसे में दावा तो बीजेपी का ही बनता था मुख्यमंत्री पद के लिए। लेकिन तब ये रणनीति अपनाई गई कि मराठा आरक्षण का मुद्दा आगे जाके गरमा सकता है और मराठा वोटर नाराज ना हो, इसके लिए किसी मराठा चेहरे को ही मुख्यमंत्री पद देना चाहिए। और बीजेपी के पास कोई ऐसा फायर ब्रांड मराठा नेता था नहीं। तो फिर यह तय हुआ कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाते हैं। मराठा समुदाय से आने वाले नेता हैं, राज्य में अच्छा नेटवर्क रखते हैं और उन्होंने बड़ी रिस्क भी ली है अपनी पार्टी से बगावत करके। तो फिर उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। लेकिन अब जब बात आ रही है कि अगर एकनाथ शिंदे को हटाया जाता है तो फिर देवेंद्र फडणवीस को मौका मिलेगा क्या? तो ऐसे में भी फिर वही बात लागू होती है मराठा फैक्टर वाली, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस हैं ब्राह्मण। हालांकि उनके समर्थकों की ओर से काफी ये प्रचार किया जा रहा है कि भले ही वो जन्म से ब्राह्मण हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बाकी समुदाय के लोगों के लिए काम नहीं करते और मराठा समुदाय के लिए उन्होंने काफी कुछ किया है। ऐसा एक वीडियो भी उनकी ओर से जारी किया गया, उनके समर्थकों की ओर से। तो फिर वही मराठा फैक्टर है, क्योंकि मराठा इस वक्त महाराष्ट्र में उग्र हैं, आरक्षण को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और ऐसे में अगर एकनाथ शिंदे की कुर्सी जाती है तो फिर अजीत पवार को मौका मिल सकता है मुख्यमंत्री बनने का, क्योंकि वो भी एक दिग्गज मराठा चेहरा है और अगर उनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो फिर इस तरह की चर्चा हो रही है कि शायद मराठाओं से बातचीत करने में, उनको शांत करने में मदद मिलेगी। तो उस लिहाज से अजीत पवार का नाम भी भावी सीएम के तौर पर चल रहा है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि ऐसा होगा नहीं। उनका कहना है कि पहली बात तो एकनाथ शिंदे अयोग्य घोषित होंगे नहीं। जिस तरह से चुनाव आयोग में हियरिंग के बाद में उन्हीं की शिवसेना को असली शिवसेना के तौर पर चुनाव आयोग ने घोषित किया, जो तमाम सुनवाई हुई, तो अगर उसको आधार माने तो एकनाथ शिंदे अयोग्य घोषित नहीं होंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर वो अयोग्य घोषित कर भी दिए जाते हैं तब भी एक देवेंद्र फडणवीस का यह दावा है कि विधान परिषद का रास्ता खुला हुआ है। विधान परिषद के रास्ते जो है वो मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं, उनको विधान परिषद का सदस्य बना दिया जाएगा और फिर वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बरकरार रह सकेंगे। क्योंकि जो संवैधानिक नियम है वो ये है कि जो भी शख्स मुख्यमंत्री के पद पर आसीन है वो सदन के दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। जैसे उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री थे तब वे विधानसभा के सदस्य नहीं थे, तब वे विधान परिषद के सदस्य थे। तो ऐसे में विधान परिषद वाला विकल्प भी है बीजेपी के पास में, अगर बीजेपी चाहेगी कि एकनाथ शिंदे ही बतौर मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल अगले साल तक पूरा करें। वैसे इससे पहले भी अजीत पवार एक बार मुख्यमंत्री बनते हुए चूक गए हैं। 2004 में जब चुनाव हुए थे तब एनसीपी को कांग्रेस से ज्यादा सीटें मिली थी और तब कांग्रेस एनसीपी की गठबंधन सरकार थी और ऐसे में अगर एनसीपी चाहती तो अपना मुख्यमंत्री बना सकती थी और अजीत पवार ही उसके सबसे बड़े दावेदार उस वक्त नजर आ रहे थे। लेकिन तब शरद पवार ने खेल खेला और अजीत पवार को मुख्यमंत्री बनाने के बजाय मुख्यमंत्री का पद कांग्रेस को दे दिया और खुद केंद्र में एक मंत्री पद ले लिया। तो ऐसे में मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए अजीत पवार। लेकिन अब देखते हैं किस तरह के घटनाक्रम होते हैं, खास करके 31 दिसंबर के आसपास जो घटनाक्रम होंगे वो काफी दिलचस्प होंगे और उनसे ही मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की सियासत के आगे का भविष्य तय होगा। तो उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर। धन्यवाद।